नमस्कार प्यारे साथियों, मैं के आर जाट हेमिस क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा की थी और आज अपन राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण पर्सन बनेंगे उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा राष्ट्रपति। तो वर्तमान समय की जो परीक्षा को देखते हुए किस प्रकार के प्रश्न राष्ट्रपति से संबंधित टॉपिक में से पूछे जा रहे हैं उनको लेकर के अपन डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना प्रश्न। तो अपना आज का प्रश्न नंबर 1 है कि राष्ट्रपति बनने हेतु आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। जी हाँ, बताना है अपने को कि राष्ट्रपति की योग्यताओं से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, कि राष्ट्रपति की योग्यताओं का वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का वर्णन दे रखा है। योग्यताओं का वर्णन दे रखा है कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो वह पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। याद रखना, भारत का नागरिक, भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम उसकी जो आयु है, याद रखना न्यूनतम उसकी जो आयु है, आयु होनी चाहिए उसकी 35 वर्ष। ठीक है, आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। किसी लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद पर न हो। पागल व दिवालिया न हो, पागल व दिवालिया न हो। और लास्ट योग्यता है वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता, बना हुआ नहीं, बनने की योग्यता रखता हो। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति की योग्यताओं का वर्णन किया गया है, जिसमें वह भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक। उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। किसी लाभ के पद पर न हो। वह पागल व दिवालिया न होना चाहिए और वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये सारी योग्यताएं राष्ट्रपति की अनुच्छेद 58 के अंतर्गत उल्लेखित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 58। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, याद रखना ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, इसकी जगह आप कर लेना कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, मानी इन कथनों में से अपने को सत्य कथन बताना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सही कर लेना आप लोग। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक की वजह से थोड़ा सा गलत हो गया है। तो इस यहाँ पे लिखना निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन पूछ रहा है। तो अपन बात करते हैं कथनों के ऊपर। पहला कथन है राष्ट्रपति जन्म से भारत का, याद रखना जन्म से भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होता है। राष्ट्रपति मूलतः भारत का नागरिक होना चाहिए। और तीसरी है राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए। और अगली है राष्ट्रपति कम से कम 15 वर्षों से भारत का नागरिक होना चाहिए। ये 4 अपने पास में कथन है, अपने को सही कथन बताना है, सत्य कथन बताना है। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए। याद रखना केवल इसमें यही आएगा कि राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे वह कल ही उसने भारत की नागरिकता ग्रहण की हो और आज राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन कर सकता है वो। ठीक है, कोई बाध्यता नहीं है कि मूलतः भारत का नागरिक हो, जन्मजात भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 या 15 सालों से यहाँ पे रहता हो या यहाँ की नागरिकता हो। जी नहीं, ये कोई बाध्यता नहीं है। केवल ये कि अगर कोई व्यक्ति अगर कल ही भारत की नागरिकता ली है किसी ने और आज राष्ट्रपति के लिए आवेदन करना चाहे तो वह व्यक्ति आवेदन कर सकता है। और साथ ही इसमें से एक पर्सन और निकल के आता है कि अभी अपन ने पढ़ा अनुच्छेद 58 के तहत कि राष्ट्रपति किसी लाभ के पद पर न हो। तो याद रखना संविधान में लाभ के पद का कोई उल्लेख नहीं है। बात करते हैं लाभ के पद की। लाभ का पद का कोई उल्लेख नहीं है, संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। सिर्फ अनुच्छेद 58 में, याद रखना अनुच्छेद 58 में ये बता रखा है कि कौन सा पद लाभ का नहीं होगा, कौन सा पद लाभ का नहीं होगा। कौन सा पद, कौन कौन से ऐसे पद हैं जो लाभ के पद नहीं माने गए हैं। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, आप नोट कर सकते हो। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति लाभ का पद नहीं माना जाता है। दूसरा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लाभ का पद नहीं माना जाता है। तीसरा है राज्यपाल, राज्यपाल। और चौथा है मंत्री। ये 4 पद ऐसे होते हैं जो लाभ के पद नहीं होते हैं, याद रखना। बाकी संविधान में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ये पद लाभ के पद होंगे।
बस ये बता रखा है ये 4 पद हैं जो लाभ के पद नहीं होंगे। ठीक है, तो अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे भले उसने कल ही नागरिकता ग्रहण की हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कब शामिल किया गया। जी हाँ, बताना है अपने को कि केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभाएं हैं उनके जो निर्वाचित सदस्य अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, तो इन्हें कब से शामिल किया गया है, याद रखना इन्हें कब से शामिल किया गया है ये बताना है अपने को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992। थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे अपन यहाँ पे कि अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात कही गई है कि राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होगा। अब बात करते हैं निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे। इस निर्वाचक मंडल की बात कर रहे हैं कि निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन होंगे। तो एक तो बात करेंगे संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य। इसमें याद रखना लोकसभा आ गई और राज्यसभा भी आ गई, लोकसभा और राज्यसभा दोनों क्या हो गए, निर्वाचित सदस्य। सेकेंड नंबर बात करें तो राज्यों की विधानसभाएं, याद रखना राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं, एक तो संसद के निर्वाचित सदस्य, एक सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। याद रखना इन दोनों का ही संविधान में उल्लेख था, लेकिन एक 17वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। 17वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। याद रखना कब हुआ, 1992 में एक 17वां संविधान संशोधन होता है। दोबारा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 1992 में 17वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। कब की बात है, 1992। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, 1992 से 17वां संविधान संशोधन करके दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया, परंतु ये महाभियोग में भाग नहीं लेते। याद रखना कि राज्यों की जो विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे वो राज्य की विधानसभा हो, तो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए क्या हुआ, निधन हुआ। बताना है अपने को इन ऑप्शनों में से कि कौन कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए क्या हुई थी, निधन हुआ था उनका। तो अपने पास 4 ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इन चारों में से अपने को बताना है कि वह कौन सा राष्ट्रपति था जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपने जाकिर हुसैन। और साथ ही एक प्रश्न और निकल के आता है यहाँ से, कितने ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, अर्थात पद पर रहते हुए निधन हुआ। तो 2 थे, एक तो था जाकिर हुसैन, ठीक है, और दूसरा था अपने फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। जाकिर हुसैन की बात करें तो 1969 में, और फखरुद्दीन अली अहमद की बात करें तो 1977 में। जी हाँ, याद रखना जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई, 1969 में, और फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु 1977 में। अब तक 2 ही ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके पद पर रहते हुए निधन हुआ, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव किन आधारों पर लाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का प्रस्ताव है किन आधारों पर लाया जा सकता है। ठीक है, किन आधारों पर लाया जाता है। तो बात करेंगे अपन यहाँ पे 4 ऑप्शन अपने सामने, संविधान का उल्लंघन करने पर, अक्षमता, कदाचार, उपयुक्त सभी।
तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव किन आधारों पर लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान का उल्लंघन, क्योंकि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है वो संविधान की रक्षा की दिलाई जाती है और संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया लगा दी जाती है। ठीक है, इसके साथ में एक क्वेश्चन और निकल के आता है यहाँ से कि महाभियोग के बारे में और किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, आप चाहे तो नोट कर लेना कि राष्ट्रपति को, आप नोट कर लेना इस लाइन को, राष्ट्रपति को समय से पहले महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। दोबारा बोल रहा हूँ, राष्ट्रपति को समय से पहले महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? मैं 4 ऑप्शन दे देता हूँ आपके सामने। अनुच्छेद 61, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 69, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद सी रहेगा 55 और अनुच्छेद डी रहेगा अपना 56। जी हाँ, ये 4 ऑप्शन अपने सामने हैं। इन चारों में से अपने को बताना है कि अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 55 और अनुच्छेद 56, इनमें से बताना है अपने को कि समय से पहले महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को कौन से अनुच्छेद के तहत, कौन से आर्टिकल के तहत। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 56 के तहत। चाहो तो आप नोट कर लेना कि समय से पहले, याद रखना, समय से पहले हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 56। लेकिन कई बार क्या कि परीक्षा में सवाल आता है कि महाभियोग की प्रक्रिया या राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाए जाते हैं, तो अपन करते हैं अनुच्छेद 61। तो याद रखना अनुच्छेद 61 में तो केवल महाभियोग की प्रक्रिया का केवल विवरण दे रखा है। ठीक है, देखो अनुच्छेद 56 में दे रखा है समय से पूर्व महाभियोग की प्रक्रिया से हटाना, लेकिन हटाओगे कैसे, किस प्रक्रिया से हटाओगे, इसका विवरण दे रखा है अनुच्छेद 61 में। तो याद रखना 56 और 61 दोनों में इतना ही अंतर है कि अनुच्छेद 56 में तो हटाया जाता है, ठीक है, और अनुच्छेद 61 कहता है कैसे हटाओगे। तो उस कैसे का जो जवाब है, जो प्रक्रिया है, वह केवल अनुच्छेद 61 में और बाकी हटाया जाता है अनुच्छेद 56 में। तो याद रखना इसके लिए दोनों सदनों की कुल जो सदस्य संख्या होगी, याद रखना उपस्थित सदस्य संख्या की बात नहीं कर रहे अपन, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए, पारित करवाने के लिए कुल सदस्यों की जो 2/3 बहुमत से पारित होने पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। याद रखना संसद के दोनों सदनों की अलग अलग बैठकों में 2/3 बहुमत से पारित होने पर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अगर बात करें अपन आज तक कितने राष्ट्रपतियों के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है, तो याद रखना एक भी नहीं, माने एक भी राष्ट्रपति नहीं था जिनके ऊपर महाभियोग लाया गया। एक भी राष्ट्रपति नहीं है जिसके विरुद्ध महाभियोग लाया गया। ठीक है, इसके साथ ही आप एक चीज़ और नोट कर सकते हो कि महाभियोग के मामले में संयुक्त बैठक नहीं होगी। याद रखना संयुक्त बैठक नहीं। कौन से मामले में? महाभियोग के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, अगर बात करें कि महाभियोग की प्रक्रिया कौन से देश के संविधान से ली गई है, तो याद रखना अमेरिका। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है अमेरिका के संविधान से ली गई है और महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये हाँ याद रखना कि महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी किया जा सकता है। इस अध्यादेश को संसद की पुनः बैठक में कितने समय के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित करना होता है? याद रखना बात करते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा जो सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जो जारी किया जाता है, ये अध्यादेश संसद की जब दोबारा से बैठक होगी उस बैठक में कितने समय के भीतर उसे अनुमोदित करवाना आवश्यक है। तो अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन है अपने पास 6 माह, 14 दिन,
6 सप्ताह है और 2 माह है। इनमें से आपको बताना है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो अध्यादेश संसद की जो पुनः बैठक होगी उसमें कितने समय के लिए लागू रहता है या कितने दिन में उसे संसद द्वारा अनुमोदित करवाना आवश्यक होता है। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह। जी हाँ, 6 सप्ताह। बात करते हैं अपन अध्यादेश की। अध्यादेश से कौन से अनुच्छेद में? 123। याद रखना राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 123 में और राज्यपाल जारी करता है 213 में। ठीक है, पर बात करेंगे केवल राष्ट्रपति की यहाँ पे। ठीक है, राष्ट्रपति की बात करते हैं कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 में, तो सबसे पहली बात तो ये कि अध्यादेश जारी कब करता है। तो इसका ध्यान रखना कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और देश को किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाए, तब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, अब कितने समय के लिए? तो याद रखना अगले सत्र की बैठक के प्रथम दिन से 6 सप्ताह। याद रखना कई बार लिखा हुआ मिलता है अपने ये 6 सप्ताह, कई बार लिखा हुआ मिलता है 42 दिन। 6 सप्ताह या 42 दिन तक वो कानून प्रभावी रहेगा। याद रखना अध्यादेश अधिकतम से अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रहेगा? अधिकतम से अधिकतम की बात करें तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि कई बार प्रश्न घुमा के पूछ लेता है कि अध्यादेश अधिकतम से अधिकतम कितने समय के लिए। तो याद रखना 6 माह प्लस 42 दिन। 42 दिन। अब 6 माह 42 दिन क्यों? क्योंकि संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 महीने बाद तो उन्हें मतलब सत्र आयोजित करना ही पड़ेगा, सत्र करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 सप्ताह। 6 सप्ताह मानी जैसे ही बैठक शुरू हो जाएगी, बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह तक वो प्रभावी रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के संदर्भ में असत्य कथन है। राष्ट्रपति के संदर्भ में असत्य कथन है। तो बात करते हैं कथनों की। पहला कथन है धन विधेयक की पूर्व अनुमति देता है, मानी धन विधेयक से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। कथन कह रहा है कि राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। दूसरा कथन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और तीसरा है अपने सामने संसद के सत्रावसान में अध्यादेश जारी करना, और चौथा इनमें से कोई नहीं। अब बात करते हैं कथन के बारे में। ठीक है, तो इसका पहला तो है धन विधेयक, याद रखना पूर्व अनुमति से, धन विधेयक पूर्व अनुमति से। तो बिल्कुल याद रखना अपने को असत्य कथन बताना है तो बिल्कुल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक को रखा जाता है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इस बात का फैसला कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लेकिन धन विधेयक को रखने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। दूसरी चीज़, राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियाँ हैं उनके अंदर देखें तो राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ये कथन भी क्या है? सही है। बताना क्या है? असत्य कथन। संसद के सत्रावसान में अध्यादेश जारी करना, अभी लास्ट क्वेश्चन में बात की थी अपन ने कि संसद के सत्रावसान में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो असत्य कथन कौन सा है? कोई सा ही नहीं। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कि कोई भी कथन गलत नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सी शक्ति महत्वहीन है? याद रखना कि राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सी जो शक्ति है वो महत्वहीन है। तो बात करते हैं ऑप्शन की। ठीक है, कि कौन कौन से ऑप्शनों की बात कर रहे हैं, कौन सी शक्ति महत्वहीन हो रही है। तो देखते हैं, पहला है अत्यंतिक वीटो, दूसरा है विशेषित वीटो, तीसरा निलंबनकारी वीटो और चौथा है पॉकेट वीटो। याद रखना राष्ट्रपति के पास में 4 प्रकार का वीटो पावर होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। 4 राष्ट्रपति के पास में कितने प्रकार का? 4 प्रकार। लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पास में कितना है? तो याद रखना भारत के राष्ट्रपति के पास में 3 प्रकार। भारत के राष्ट्रपति, याद रखना भारत के राष्ट्रपति के पास में 3 प्रकार का वीटो है। ठीक है, कौन कौन सा है 3 प्रकार का? तो मैं इसी में टिक कर देता हूँ। एक तो ये है अत्यंतिक वीटो है, ठीक है, दूसरा है निलंबनकारी वीटो है और तीसरा पॉकेट वीटो है। ये तीनों ही 3 प्रकार जो हैं
ये भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारत के राष्ट्रपति के पास विशेषित वीटो नहीं है, याद रखना, भारत के राष्ट्रपति के पास विशेषित वीटो नहीं है। तो महत्वहीन कौन सी हो गई? विशेषित वीटो, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के पास में नहीं है। और इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विशेषित वीटो। ये शक्ति महत्वहीन है क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के पास में नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के पास में 1, 2 और 3 केवल यही है, ये नहीं है। उम्मीद समझ में आ गया होगा आप लोगों। अब बात करते हैं अत्यंतिक वीटो क्या होता है, इसके बारे में अगर थोड़ी सी चर्चा करें कि अत्यंतिक वीटो क्या होता है। अगर बाई चांस लोकसभा से पारित होकर के, राज्यसभा से भी पारित होकर के राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति क्या कर देगा? सीधे ही मना कर देगा। सीधे क्या कर देगा? हस्ताक्षर करने से मना कर देगा। ठीक है, सीधे क्या कर देगा? मना कर देगा। इस शक्ति को कहते हैं अत्यंतिक वीटो। क्या इसका प्रयोग हुआ है? बिल्कुल हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका प्रयोग किया है। इसका अत्यंतिक वीटो का एक बार प्रयोग हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। दूसरी बात करें निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो अगर इसकी बात करते हैं तो राष्ट्रपति क्या करता है कि संसद से कोई विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जब आता है तो राष्ट्रपति क्या करता है? उसे पुनर्विचार के लिए, याद रखना, पुनः विचार के लिए भेज देता है। पुनर्विचार के लिए जो भेजता है यही क्या है? निलंबनकारी वीटो है। और एक है लास्ट अपने पास में पॉकेट वीटो, याद रखना, एक है पॉकेट वीटो। तो याद रखना, इस पॉकेट वीटो की बात करें, इसे जेबी वीटो भी कहते हैं। याद रखना, इसे क्या कहते हैं? जेबी वीटो भी कहते हैं। जेबी वीटो भी कहते हैं। जेबी वीटो भी कहते हैं। तो याद रखना, इसके अंदर ना तो राष्ट्रपति हाँ करता है साइन करने के लिए, ना ही राष्ट्रपति ना कहता है। उस विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास में रख लेता है। याद रखना, पॉकेट वीटो में ना तो राष्ट्रपति हाँ करता है और ना ही ना करता है, उस विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास में रख लेता है। इसका प्रयोग हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है। किसने किया था? ज्ञानी जेल सिंह ने। ज्ञानी जेल सिंह ने। ज्ञानी जेल सिंह ने डाकघर विधेयक के लिए 1986 में जेबी वीटो का प्रयोग किया है या पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है। जी हाँ, याद रखना, उस समय अपने प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी थे। ठीक है, वो डाकघर विधेयक लेकर के आए थे, संसद से पारित हो गया था। पारित होने के बाद में 1986 में ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हुए उसे हमेशा के लिए उसे अनिश्चितकाल के लिए अपने पास रख लिया था। ठीक है, तो बात करते हैं महत्वहीन शक्ति की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये जितने मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ आप लोग इनको नोट डाउन कर सकते हो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों पर शिकायत करने की निर्धारित अवधि होती है। याद रखना, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों पर शिकायत करने की निर्धारित अवधि होती है। तो याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको, 7 दिन के भीतर, 15 दिनों के भीतर, 21 दिनों के भीतर और 30 दिनों के भीतर। तो याद रखना, जिस दिन चुनाव का परिणाम आ जाता है, चुनाव परिणाम के अगले 30 दिन के भीतर, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 30 दिनों के भीतर। 30 दिनों के भीतर। याद रखना, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद हो जाता है तो विवाद का निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, याद रखना, दोनों के लिए लागू है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद की स्थिति हो जाती है तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय उसका क्या करेगा? निपटारा करेगा, जिसकी सूचना या जिसकी शिकायत चुनाव के रिजल्ट आने के 30 दिन के भीतर भीतर करना अनिवार्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा 30 दिन के भीतर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं। पहला कथन है, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में किसी स्थान के रिक्त हो जाने पर भी राष्ट्रपति चुनाव समय पर ही होंगे। ये कथन सही है या गलत है? दोबारा पढ़ लो। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में किसी स्थान के रिक्त हो जाने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव समय पर ही होंगे। तो मतलब कौन से स्थान की बात कर रहे हैं यहाँ पे? तो मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा इस कथन में क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव की तारीख बिल्कुल नज़दीक आ गई और किसी राज्य की विधानसभा भंग हो गई,
ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में से एक विधानसभा तो क्या हो गई, दूर हो गई। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के चुनाव होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल समय पर ही होंगे। याद रखना, बिल्कुल समय पर ही होंगे। चाहे एक राज्य की विधानसभा, चाहे कई राज्यों की विधानसभा भी भंग हो जाए तो भी राष्ट्रपति के चुनाव समय पर ही होंगे। पहला कथन बिल्कुल सही है। बात करते हैं दूसरे कथन की ओर। यदि उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव को शून्य घोषित कर दे तो उस दौरान, याद रखना ये उसे नहीं है, उस दौरान राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य अवैध माने जाएंगे। कथन सही है या गलत है कि राष्ट्रपति के चुनाव जो है उसको अगर सर्वोच्च न्यायालय खारिज कर दे और उस दौरान जब जांच प्रक्रिया चल रही थी उस दौरान राष्ट्रपति ने कई कार्य किए, वो कार्य वैध माने जाएंगे या अवैध माने जाएंगे। तो याद रखना ये कथन क्या है, गलत हैं, क्योंकि वो सारे के सारे कार्य अवैध नहीं वैध माने जाएंगे, वैध माने जाएंगे। इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला कथन सही है, दूसरा क्या है, गलत है। बढ़ते हैं अगले कथन की ओर। राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति में निर्वाचन आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अभी थोड़ी देर पहले अपने बात की थी कि राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो जाए तो उसका निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ही क्या होगा, अंतिम होगा। निर्वाचन आयोग का निर्णय अंतिम नहीं होगा। इसलिए यह कथन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित शिकायत चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर करनी होगी। अभी थोड़ी देर पहले अपन इसके बारे में चर्चा की थी, तो ये क्या हो जाएगा, सही। तो यहाँ पे जो सत्य कथन की बात है, सत्य कथन बताना है तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो इसके अंदर पहला कथन सही है, अपने बात की थी राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में अगर स्थान रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति का चुनाव समय पर ही होगा। पहला कथन सही है, दूसरा गलत था, ठीक है, तीसरा भी गलत था और चौथा सही था। इसका मतलब ए और डी सही है, ए और डी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रपति के वेतन का निर्धारण करता है, भारत के राष्ट्रपति के वेतन का निर्धारण करता है। याद रखना, बात कर रहे हैं अपन वेतन की। राष्ट्रपति को वेतन मिलता है 5 लाख। राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है, 5 लाख। मिलता कहाँ से है कि भारत की संचित निधि से, संचित निधि से, भारत की संचित निधि से। और राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है संविधान की कौन सी अनुसूची, दूसरी अनुसूची। याद रखना, दूसरी अनुसूची में वर्णित है, दूसरी अनुसूची में, ठीक है। तो याद रखना, निर्धारण कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। संसद क्या करती है, राष्ट्रपति के वेतन को निर्धारित करती है, राष्ट्रपति के वेतन को निर्धारित करती हैं, जो कहाँ से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से प्रति माह 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति के पद का निश्चित कार्यकाल से पूर्व स्थान रिक्त हो जाने पर नए चुनाव द्वारा राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होगी। पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन 5 साल से पहले ही अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में जब दोबारा राष्ट्रपति के चुनाव होंगे, याद रखना 6 माह के अंदर अंदर दोबारा राष्ट्रपति के चुनाव होंगे, तो कितनी अवधि के लिए होंगे, शेष अवधि के लिए होंगे या पूरे के पूरे 5 वर्ष के लिए होंगे, ऐसा पर्सन पूछना चाह रहा है। तो अपने पास ऑप्शन है शेष वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, 6 माह के लिए। याद रखना 6 माह में तो क्या करवाए जाएंगे, चुनाव करवाए जाएंगे। याद रखना 6 माह में तो क्या करवाए जाएंगे, चुनाव करवाए जाएंगे। लेकिन कितने वर्ष के लिए करवाए जाएंगे, 5 वर्षों के लिए करवाए जाएंगे। कितने वर्षों के लिए करवाए जाएंगे, 5 वर्षों के लिए करवाए जाएंगे। क्योंकि अनुच्छेद 56 में, याद रखना अनुच्छेद 56 में दे रखा है क्या, कार्यकाल। कार्यकाल अनुच्छेद क्या दे रखा है, 56 में दे रखा है, अनुच्छेद 56 में कार्यकाल दे रखा है। और कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का। कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा। और याद रखना अगर समय से पूर्व अगर पद रिक्त हो जाता है तो 6 माह के भीतर भीतर चुनाव करवाना आवश्यक है। उम्मीद है इस टॉपिक के बारे में समझ में आया होगा। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और बच रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। कल भी अपने यही टॉपिक चलेगा, राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे थे कल भी यही चलेंगे। अब इसके अंदर और भी शेष हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट के प्रश्न हैं, उनके बारे में भी कल देखेंगे। और हमारे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी कोई प्रश्न हो, आपकी कोई समस्या, कोई शिकायत हो तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।